नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार और आज की जो टीवी की सुर्खियाँ या सोशल मीडिया पे जो खबरें उन सब के बारे में तफसील से बताएंगे। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो टॉपिक है तेलंगाना से राजा सिंह और कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं तेलंगाना पुलिस राजा सिंह की हर एक वो जो भी कर रहे हैं उस पर सख्त नज़र बनाए हुए। वहीं दूसरी खबर ये कि वक्फ बिल पर कल मालेगांव में एक मस्जिद में बैठेंगे जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे जितने भी मौलाना हैं उन सबको बुलाया था। वही तीसरी खबर ये है कि गुजरात के जो यहाँ पे कांग्रेस का चल रहा है गुजरात में, उसमें एक क्या बोलते हैं बड़ा बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा सरकार हर जगह अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं जो आज की आखिरी खबर है वो ये कि आज से अमेरिकी टैरिफ का जो उन्होंने दिया 26% का वो लागू हो गया। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रियाज साहब। खैर मकदम है रियाज साहब। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तेलंगाना पुलिस ने आज एक बड़ा बयान दिया। तेलंगाना पुलिस का ये कहना है कि गोशा महल से जो विधायक है टी राजा सिंह, उस पर पुलिस पूरी तरह से नज़र बनाए हुए, क्योंकि उसने औरंगज़ेब टॉम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र से सटे जो इलाके हैं वहाँ पे अपनी पहुँच बनाने के लिए, वहाँ के लोगों का सपोर्ट लेने के लिए उल्टे सीधे बयान दिए। हाल ही में अभी जो एक यात्रा निकाली थी रामनवमी शोभा यात्रा, उसमें भी उसने जो है इन चीज़ों पे बात की थी और उसमें उसने कहीं ना कहीं एक मामला भी दर्ज किया गया जिसमें उसने एक भड़काऊ बयान दिया था। पुलिस का कहना है कि एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे कहीं ना कहीं देश का सौहार्द खराब होगा। हालांकि राजा सिंह जैसे लोग सर हमेशा जब भी बयान देते हैं तो वो इसी तरह का बयान देते हैं जिससे सौहार्द खराब हो, जिससे इससे पहले भी हमने देखा जो अभी महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ था नागपुर वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी भूमिका थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक राजा सिंह का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस मलून ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी गुस्ताखी की है और इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि नुपुर शर्मा का क्या हाल हुआ है। हद तो यह है कि सलमान रुश्दी की आज छुपता फिर रहा है और तड़प रहा है, बिलक रहा है। तो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो ज़लील व ख़ार होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक राजा सिंह का सवाल है, अब वो बिल्कुल ज़लील व ख़ार हो रहा है। ख़ुद उसकी अपनी पार्टी में उसकी अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही है। अब वो मदद ले रहा है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कई सदियाँ क़ब्ल इंतकाल कर चुके औरंगज़ेब आलमगीर से मदद ले रहा है। उसी तरह जिस तरह महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ लीडर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह राजा सिंह भी इसी तरह की कोशिशों में मसरूफ़ हो गया है। अब उसे ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब अलैहि रहमा की छत्र छाया में वो जाना चाहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर वो छत्र छाया में उनकी जाना नहीं चाहता तो फिर उनका नाम क्यों ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि राजा सिंह तो अगर आप उसकी अहलियत देखेंगे, काबिलियत देखेंगे और अपने हल्के असम्बली में उसके काम देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या करता है। सिवाय बकवास के अवाम जो कहते हैं और जो अपोजिशन कायदीन हैं और जो सहाफ़ी है, हक़ व सहाफ़ी है, वो यही कहते हैं कि राजा सिंह बकवास करता है। और आप देखेंगे कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के जो ऐसे इलाके जो महाराष्ट्र से की सरहद से मुत्तसिल हैं, वहाँ पर ही अपनी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुस्तक़बिल में कुछ ऐसा काम कर सके। यानी अगर वो अपनी अलग पार्टी कायम कर लेता है या फिर शिवसेना में शामिल हो जाता है, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हो जाता है या फिर अपनी खुद पार्टी भी कायम कर सकता है, तो वो ये देख रहा है कि उसे महाराष्ट्र या मराठे जो अवाम हैं उनकी तायद व हिमायत हासिल हो सके। लेकिन मराठे मैं समझता हूँ कि इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो राजा सिंह की बकवास में आ जाएं। कि आप अंदाज़ा कीजिए कि राजा सिंह की अगर आप काम को देखेंगे या सिर्फ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने कोई काम नहीं किया है सिवाय बकवास करने के और कुछ नहीं करता। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के और वो कुछ आता भी नहीं है। और जिस तरह मोदी हुकूमत आप देखेंगे कि तरक्याती एजेंडे पर अमल नहीं कर रही बल्कि जो तारीख़ के मुर्दे उखाड़ फेंक रही है, उसी तरह राजा सिंह का भी वही काम है, बकवास बकवास बकवास। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि आवाम जो मुंतखब करती है, आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंतखब ना करे। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि वो किसी एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक हिंदू भाई से बात कर रहा था और हिंदू का मसला ये था, उस फैमिली का, हिंदू फैमिली थी, तो उसका मसला ये था कि बल्दिया वाले उसके मकान को नोटिस दिए थे। तो जब ये कह रहा है कि राजा सिंह को बहुत अपना हमदर्द समझकर वो बात कराते हैं ओहदेदार से, तो राजा सिंह बात करता है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इंसान बहुत होशियारी करने
करने की कोशिश करता है वो बेखौफी करता है। तो राजा सिंह को ये पता नहीं था कि वो फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसने उसी फ़ोन से कहा कि फ़ौरन तोड़ दो घर। तो आप अंदाजा कीजिए, एक तरफ वो हिंदुत्व की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो घर खुद अपने हिंदू भाई का तोड़वा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं तेलुगु देशम का कारपोरेटर था और वो उसके बाद वो ऐसे यानी हिंदुत्व का एक रूप धारने की कोशिश करते हुए हिंदुत्व का नाम लेकर वो फिरका परस्ती के जरिए आज इस मुकाम पर पहुंचा है। 3 मरतबा वो इंतखाबात जीत चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी उसको उसका घर का रास्ता दिखाने वाली है। और राजा सिंह के खुद आपको बता दूं कि जो सेक्युलर भाई है, हमारे हिंदू भाई है, वो खुद कहते हैं कि ये बकवास करता है, ये मलून है और ये सिवाय भूखने के और कुछ नहीं करता। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने इससे पहले भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, लेकिन ढीले ढाले मुकदमा दर्ज करने की तरह करने से वो उसको सज़ा तो नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ढीले ढाले जो पैजामे होते हैं उस तरह के मुकदमा नहीं दर्ज करने चाहिए। हैदराबाद पुलिस को अज़्म हौसले का मुजाहरा करना चाहिए, हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए और इंसाफ का मुजाहरा करते हुए राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अब अंदाजा कीजिए कि मोहम्मद जुबैर जो हैं तो उनके खिलाफ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई यानी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करती है, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता। तो हैदराबाद पुलिस क्यों डर रही है? बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हमने देखा कि बीआरएस गवर्नमेंट में राजा सिंह को जेल में डाला गया था पीडी एक्ट के तहत, उसी तरह से अगर तेलंगाना जो हुकूमत है या तेलंगाना जो पुलिस है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों जो अभी एक फिर उनकी यात्रा निकलने वाली है, जिसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि वो उल्टी सीधी बातें ही करेंगे, जहरी उगलेगा लोगों के ख़िलाफ़। तो इससे पहले कि वो कुछ करे, उससे पहले आप उसको दबा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। और पुलिस को भी ये चाहिए कि फ़ौरन से फ़ौरन इन चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं हैदराबाद में अगर किसी पे भी इन्होंने कोई कमेंट किया और किसी ने उसका जवाब देने की कोशिश की तो मामला बहुत बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, पुलिस को सोचना चाहिए और पुलिस को पीडी एक्ट इस्तेमाल कर सकती है। पुलिस पीडी एक्ट इस्तेमाल कीजिए और अंडर डाल दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है ना, रहे बांस ना बजे बांसुरी। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना के एक बीजेपी के बड़े लीडर हैं बंडी संजय कुमार, उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है। बंडी संजय का कहना ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस दोनों जो हैं मिली भगत कर रही हैं। उन्होंने एक बयान दिया, उसमें कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम परियोजना की जांच धरनी मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव को जेल भेजने का वचन दिया था, लेकिन सत्तासीन मतलब सत्ता में आने के बाद वो केटीआर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पूर्व मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस अंदरूनी साठगांठ होने के मतलब जो अंदरूनी साठगांठ उनकी वजह से वो एमएलसी चुनाव में मजलिस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात देखिए, बंडी संजय का जहाँ तक सवाल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके बारे में खुद उनके अपने लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे जब उन्होंने अमित शाह की जूतियाँ उठाई थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अपना भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। आप इख्तिदार के लिए कोई पोस्ट मिलना आपको यकीनी है, इसलिए आप जूतियाँ उठा रहे हैं, चप्पल अपने सर पर रख रहे हैं, ये गलत बात है, नहीं रखना चाहिए था, बहुत बुरी बात है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मैं समझता हूँ कि बंडी संजय के रिश्तेदारों ने भी इस पर एतराज़ किया होगा कि तुमने आखिर क्यों किसी के चप्पल उठाए। हालांकि आप तेलंगाना के बड़े लीडर हैं, उस वक्त अध्यक्ष बड़े लीडर नहीं है, आप असेंबली इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते। आप नहीं मतलब आप स्टेट प्रेसिडेंट थे ना। जी हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं इन जो राजा सिंह जैसे लीडर्स हैं इनसे तो आप बहुत ऊपर है ना। जी हाँ। और दूसरी बात आप देखिए कि जहाँ तक बंडी संजय का सवाल है, असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खा गए वो, उसके बाद भागते हुए गए थे वो कि इसमें कुछ हेरा फेरी हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मेरे भाई हेरा फेरी कहाँ हो रही है वो दुनिया सारी जानती है जी। लेकिन सही है वही, अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो वह है गुजरात से आ रही। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, जिसपे हर जगह के लीडर्स से कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे गुजरात गए हुए हैं। और वहाँ से ये बात निकल के अभी तक सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो अभी तक की रणनीति रही है चुनाव लड़ने की और जो कैंडिडेट से होते हैं उनका जो चयन करने की, वो अब जिला अध्यक्षों को दी जाएगी और जिला अध्यक्षों के भी एक टीम बनाई जाएगी जो कि हर वार्ड पे काम करेगी, हर वार्ड पे देखेगी कि यहाँ से उस लीडर को जिसको हम टिकट देने जा रहे हैं उसके पक्ष में कितने लोग अच्छी बातें कर रहे हैं या कितना मतलब उसको सपोर्ट मिल रहा है। वहीं आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त
देश में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपना हर चीज़ में वर्चस्व बनाना चाह रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर जगह पे अपनी कहीं ना कहीं घुसपैठ कर रही है, हर जगह घुस रही है और हर चीज़ को अपने उसमें लेना चाह रही है। और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि देश में जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं घोटाले की खबर सामने आती है। जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में, जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र में, अभी फिर दिल्ली में देखा कि कुछ ऐसी फर्जी वोटर लिस्ट बनाई हुई है जिसको लेकर के हर जगह से चुनाव जीते जा रहे हैं, जहां पे जितने वोटर्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग पड़ रही। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटर लिस्ट में कितनी धांधली हो रही। वो इस बीच उन्होंने कहा है कि चुनाव में भी घोटाले हो रहे हैं, इसका जवाब मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और देश में इस वक्त जो हालात हैं उन सब हालातों से कहीं ना कहीं बचने के लिए वो जो हैं सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यासिर, आपने जिस तरह की बात कही है कि मोदी जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आवाम जो कहते हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन लीडर सब ये कहने लगे हैं कि मोदी जी साल भर, ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान के जो सलगते मसाइल है उसकी बात होती है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे फिर खबरसी की बात होती है, या फिर जो क़त्ल गारतगिरी का माहौल पाया जाता है, या मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और हद तो यह है कि उनका कत्ल किया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद के नीचे मनादिर तराश की जा रही है। तो इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि मोदी जी इन तमाम मसाइल पर, बेरोज़गारी पर, महंगाई पर, ख़वातीन पर मज़ालिम पर, दलितों पर मज़ालिम को लेकर जब भी ये मसाइल उठते हैं तो मोदी जी मौन व्रत रख देते हैं, यानी खामोशी अख्तियार करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि मणिपुर में क्या हालत हुई थी। क्या मोदी जी ने बात की थी? नहीं की थी। और जब उन्होंने मुंह खोला तो चंद सेकंड्स के लिए खोला, फिर बंद कर लिया। वो प्रेशर उन पे इतना था कि आपको कुछ ना कुछ बोलना था, शर्मा करके। और फिर कहीं ना कहीं ये भी होता ना कि कोई चीज़ हमारे प्यारी तो हमें उसे धकेल देना है। नहीं, कहीं ना कहीं शर्म आई उनको, शर्म भी आई। और ये भी था कि मतलब और फिर आपने ये भी देखा कि दरबारी मीडिया जो थी उसने जो है 3-4 दिन तक उस पर डिस्कशन भी किया था सर। वो की जो है, देखिए मोदी जी ने बात की, मोदी जी पे इतनी वो नहीं हुई कि मोदी जी जा करके मणिपुर में लोगों से मिल सकें और लोगों को अपने मतलब क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री। और वो भी 79 डेज के बाद बात की उन्होंने। वो भी जब अपोजिशन ने इतना वो शर्म दिलाई, अपोजिशन ने शर्म दिलाई और इतना मुद्दा उठाया, उसके बाद आपने बात की, वो भी 2 से 4 सेकंड की बात की, उसके बाद सब ख़त्म कर दिया। लेकिन सर अभी अगर एक बात की जाए, जब देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा छिड़ गया है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 26% टैरिफ लगाया था जी, वो आज से लागू हो गया है। ये टैरिफ ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब दुनिया भर में व्यापारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत ने पहले अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाया था और अब अमेरिका उसका जवाब कहीं ना कहीं उसका जवाब दे रहा है और उसके जवाब में ये टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर भी कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन का ये कहना है कि इस पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। बीजेपी के लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग इन चीज़ों पे बात करने से परहेज़ कर रहे हैं और वो फिर वही बात करें कि राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो किया, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। हर चीज़ पे आप राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को या अपोजिशन पार्टीज़ को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है जिस पे आपसे सवाल किया जाता है उस पर आप कोई बयान क्यों नहीं देते? नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि वो उस बयान देने के काबिल ही नहीं है, वो सूरत दिखाने के काबिल भी नहीं है हकीकत में देखा जाए तो। क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत जब से आई है, आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे। सबसे बड़ा वादा ये था कि मोदी हुकूमत ने कहा था, मोदी ने कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ, बीजेपी इक़्तिदार में आती है, तो हम हर साल 2 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करेंगे। तो आप चैलेंज से कह सकते हैं कि मोदी हुकूमत ने 2 करोड़ तो दूर की बात है, ये 10 वर्षों के दौरान 1 करोड़ भी मुलाजिमतें फ़राहम नहीं की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए यहाँ पर ये नाकाम हो गए हैं। और मोदी जी बहुत बड़ी अंदाज में, बड़े तंज़ तानों के तीर बरसाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को निशाना बनाते थे और कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आ जाऊं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी होगी। शर्म आनी चाहिए कि आलमी जो मार्केट है, ख़ाम तेल का बाज़ार है, उसमें 6 या 7% कमी आई है कीमतों में।
पर बैरल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा कर दिया, और इसके साथ जो LPG सिलेंडर है उसकी कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया। और अब अंदाज़ा कीजिए कि ये सिर्फ एक किस्म के सिलेंडर्स नहीं, बल्कि उज्जवल जो स्कीम है उस पर भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, आवाम की कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई के ज़रिए, बेरोजगारी के ज़रिए। और 15 लाख रुपए जमा करवाने वाले थे मोदी जी, कि आज तक 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आए? ये मैं चैलेंज देता हूं कि किसी के अकाउंट में नहीं आए। इस बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि एक जुमला था। तो अच्छा, इसका मतलब आप लोग जुमले कहते हैं खाली, और हिंदुस्तान को तबाह वो बर्बाद करते हैं, मजहबी खुतूत पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं, एक वो मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ बिल्स पास करते हैं या मंजूर करते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यकसा सिविल कोड का भी मसला छेड़ा जाएगा और बिल पेश किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोदी हुकूमत RSS का जो एजेंडा है उस पर खुलेआम वो अमल कर रही है। और दूसरी अहम बात, क्या दोस्ती निभाई है, आपने देखा कि ट्रंप ने, वाह क्या दोस्ती, मोदी जी दम भरते थे। जी जी, दोस्त ना रहा, वाह क्या गाना आया था ना कि जी हाँ, दोस्त ना रहा। हाँ, दोस्त ना रहा। लेकिन इस तरह आपने बात की 2014 की कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आने वाले थे उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और आंख बंद करके वादे किए थे। मतलब आप उसकी लिस्ट अगर निकालेंगे, क्या आवाम को कितना बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, वही अगर आप उसकी लिस्ट निकालेंगे और ये बात अगर आज मोदी जी को कोई दिखा दे या उनके जो उस वक्त की छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो अगर सुना दे, तो शायद अगर इंसानियत होगी तो वो भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम ब्लैक मनी लेके आएंगे, जो इतना स्विस बैंक में जमा है लोगों का पैसा, उसको हम वाइट करेंगे, वाइट करके हम जो है सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत आपको अभी जो है जितनी उस वक्त 60-65 थी, आई थिंक 60 या 62 थी, 54 रुपये से लेकर 64 रुपये हो गई थी। हाँ 64 रुपये थी, तो हम उसको 40 रुपये से लेकर के 45 रुपये तक करें, मतलब ऐसा कहा गया था। उसके बाद ये भी एक बड़ा बयान दिया था कि अगर रुपया गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके देश का जो राजा है वो सो रहा है। हाँ। और जिस तरह से एक और बयान दिया गया था कि इस मतलब उस वक्त का जो राजा है, मीन्स जो देश के प्रधानमंत्री थे देश के, मनमोहन सिंह, देश के जो राजा हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं और जितना भी फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाने की बात कही जा रही। लेकिन आज अगर हम देखें तो आप जितना भी फ़ायदा हो रहा है वो 2 गुजराती, जिस तरह से कहने का मतलब जिस तरह से पोजीशन कहता है कि 2 गुजराती जो बिजनेसमैन हैं उनको हर चीज़ आप दे रहे हैं। आप अगर आज एयरपोर्ट जाते हैं तो आपसे पार्किंग का पैसा अलग है, लेकिन आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप 50 रुपये दीजिए। और एक दिन में ना जाने कितने लोग जाते होंगे, रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो भी होगा, वहाँ भी हो रहा है। बताइए, हर चीज़ को आपने बेच दिया है और जिन्होंने उस चीज़ को खरीदा है या लीज पे लिया है वो अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक बयान और दिया था सर, इससे याद आया कि अब चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई सफर कर सकता है। और 2020 में आप देखिए कि रेलवे ये जो है क्या बोलते, फ्लाइट का टिकट इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी क्या जो जॉब करने वाला, मतलब क्या बोलते हैं, जो वो होता है ना लोअर मिडिल क्लास, वो भी सफ़र नहीं कर सकता। आप ट्रेनें जो हैं, आप कहते हैं कि हमने कुंभ में जो है बहुत सारी ट्रेनें शुरू की, लेकिन फिर भी ट्रेनें नहीं मिल रही, लोग परेशान हो रहे हैं, हर जगह जाम लगा हुआ। ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपका सही नहीं है और आप एक बार जो सोच लेते कि ये मुझे करना है तो आप करते हैं, उसका आप जो नुकसानात होते उस पर ध्यान नहीं देते। नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बिल्स पेश करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं पता नहीं, क्यों दुश्मनी इस कदर मुसलमानों से, ये इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था कि ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, जो मुस्लिम हमारे पड़ोसी थे वही हमारे लिए खाना लेके आते थे। कि मुसलमान बहुत रहम दिल होते हैं, कभी ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बल्कि ये देखते थे कि कौन ज़रूरतमंद है, किसके चेहरों पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। मुसलमान मुस्कुराहट लाता है चेहरों पर, खैरात के ज़रिए, चैरिटी के ज़रिए, रहम दिली के ज़रिए। आप अंदाज़ा कीजिए, और मुसलमानों की रहम दिली सारी दुनिया में शोहरत रखती है और कभी वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अभी एक रिपोर्ट सर आई है कि अमेरिका में जिस तरह से, अब ये पता नहीं रिपोर्ट कहाँ तक सही है,
कि जिस तरह से अमेरिका में इस वक्त मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जी जी। उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे और बढ़ेगी और वहाँ की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से ज़्यादा अटैच हो रही है। जो क्रिश्चियंस हैं या और जो मज़ाहिब के वहाँ पे हैं वो सारे मुसलमानों से बहुत अटैच हो रहे हैं। उनका ये कहने का है कि आप लोगों का जो रहने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, या आपकी जो दिनचर्या पूरी होती है, आपका जो पूरा शेड्यूल होता है, उससे हम डिसिप्लिन जो है, हाँ, उससे हम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था और हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे पड़ोसी तो हमारे लिए खाना लेके आते, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आप उसी का सिला ये दे रहे हैं कि हर जगह से आप जहाँ भी मुसलमानों का कुछ भी है आप सब छीन रहे हैं। आपने सबसे पहले जो है 3 तलाक पे बात की कि उससे बड़ा फ़ायदा होगा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आपने अभी वक्फ बिल लेके आया और उसमें भी आपने जो देखी होंगी कि मुस्लिम खवातीन या मुस्लिम खवातीन क्या कहें हम उनको, जो नकाब पोश उसका बड़ा समर्थन कर रही थी, हिजाब लगा के जो समर्थन कर रही थी, उनको भी ये पता नहीं था कि ये हमें किस लिए यहाँ पे बुलाया। नहीं, अक्सर हिजाब जो पहनने वाली ख़वातीन थी, आप देखेंगे वो जो मोदी को फेवर कर रही थी, वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो गैर मुस्लिम थी। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अभी हम बात करेंगे, ट्रंप ने जो 26% टैरिफ है वो आज से लागू कर दिया, तो उसके बाद भी अभी तक अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान सामने नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा और कहीं ना कहीं दोस्ती में जो दरार पैदा हो रही है, मतलब ये तो अपोजिशन का कहना है कि दोस्ती में दरार पैदा हो रही है, लेकिन इंटरनल क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रियाज साहब को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल।